1892 के भारत परिषद अधिनियम को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था, आपको कोई डाउट भी नहीं रहा होगा बच्चे। वो परिषद अधिनियम इसलिए बोला गया था क्योंकि वहाँ पर बेटा विधान परिषदों के विस्तार की बात कही गई थी। और 1861 के भारत परिषद अधिनियम से यदि मैं 1892 के भारत परिषद अधिनियम की तुलना करूँ तो केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 16 कर दी गई थी। ठीक है, साथ ही साथ उसे 1892 के अधिनियम को परिषद अधिनियम बोले जाने के पीछे एक और कारण ये था कि 1892 के अधिनियम में बेटा ठीक ना चुनाव के सिद्धांत को सीमित रूप में ही अपनाया था, ठीक है ना, पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि अच्छी बात ये थी कि कहीं ना कहीं निर्वाचन के सिद्धांत को छोटे मोटे तौर पर ही सही लेकिन अपनाया तो गया कम से कम। चलिए अब एक जो कि बेटा हमारे हर लेक्चर की विशेषता होती है कि पिछले लेक्चर से इस लेक्चर की तुलना करना, कि पिछले लेक्चर में 1892 के भारत परिषद अधिनियम से इस परिषद अधिनियम में क्या क्या विस्तृत हुआ है, किस किन चीज़ों का विस्तार हुआ है, कौन कौन से नए प्रावधान जोड़े गए हैं और किन किन कमियों को दूर किया गया है। ठीक है, ये हमारी मुख्य विषय वस्तु होती है। अगर बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए बेटा आप इस लेक्चर को बिल्कुल लास्ट तक देखें, इससे बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है ना। दूसरा, जो बच्चे बिल्कुल बेटा अभी शुरुआत से जुड़े हैं, इस लेक्चर से जुड़े हैं, उनसे मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप इस लेक्चर को पढ़ने से पहले बेटा बाकी के जो पहले के सारे जितने भी अधिनियम हैं उनको क्लियर कीजिए। क्योंकि देखो जब हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना तो हमें नींव से करनी चाहिए, उसके फाउंडेशन से करनी चाहिए। और जब तक हमारा फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा बेटा तो स्वाभाविक सी बात है हम जो बिल्डिंग निर्मित कर रहे हैं ठीक है वो भी मजबूत नहीं होगी। हमें आपको बेटा एक ऐसी बिल्डिंग बनाना है ना जो आप बहुत मजबूत हों, आपके एक एक फैक्ट एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त हों, क्लियर हों, एकदम रटे हुए हों। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चे कि आप लोग बिल्कुल शुरुआत से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1781 का संशोधन, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का संशोधन, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसके बाद फिर बेटा 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, और उसके बाद फिर आ जाते हैं हम 1909 के भारत परिषद अधिनियम पर। ठीक है, अच्छा बेटा 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। चलिए अब इसकी कहानी समझो, मार्ले कौन है और मिंटो कौन है। तो बेटा मिंटो हैं उस समय भारत में वायसराय, ये वायसराय हैं, ठीक है, और मार्ले हैं ठीक है भारत राज्य सचिव जो इंग्लैंड में रहते हैं, भारत राज्य सचिव, ये मार्ले हैं और मिंटो हैं वायसराय। ठीक है, तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है क्योंकि मिंटो वायसराय हैं इसमें और मार्ले भारत राज्य सचिव हैं। तो मैं बेटा आपको बता रहा था कि मार्ले कौन है, मार्ले भारत राज्य सचिव थे तत्कालीन और मिंटो वायसराय थे, तो इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। चलिए अब बेटा इसकी तुलना करते हैं 1892 के भारत परिषद अधिनियम से। देखो अब आप लोग आओ 1892 का परिषद अधिनियम, तो 1892 के परिषद अधिनियम में ठीक है बेटा देखो जब आप इससे तुलना करोगे तो आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम अपने आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की दिक्कत नहीं है। 1892 के परिषद अधिनियम में ठीक है बेटा जो केंद्रीय परिषद थी भाई मेरे प्यारे बच्चे, केंद्रीय परिषद, उसमें सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी बेटा 16। ठीक है, केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी 16। यहां पर सदस्यों की संख्या बेटा 16 से बढ़ाकर कर दी गई है 60। कितनी कर दी है 16 से बढ़ा के 60। अब इस 60 में से बेटा ठीक है 33 है मनोनीत, ठीक है, और बचे हुए 27 होंगे निर्वाचित। ठीक है, इस 33 मनोनीत में से बेटा ठीक है ना 28 ऐसे हैं जो शासकीय मनोनीत हैं। शासकीय मनोनीत मतलब ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत किया जाएगा जो सरकारी पदों पर होंगे, उनकी संख्या 28 होगी, और 5 ऐसे व्यक्ति मनोनीत होंगे जो गैर सरकारी होंगे, तो गैर सरकारी मनोनीत, गैर सरकारी मनोनीत
5 गैर सरकारी मनोनीत, 28 शासकीय मनोनीत। 28 और 5 33 ही तो होते हैं, ठीक है बेटा। तो 33 मनोनीत होंगे, इन 33 मनोनीत में से 28 शासकीय, 5 गैर सरकारी मनोनीत, 27 होंगे निर्वाचित। इन 27 निर्वाचित में से 14 जो होंगे बेटा, 14, ठीक है, ध्यान रखना, इनका होगा विशेष निर्वाचन, विशेष निर्वाचन। और इसी विशेष निर्वाचन में बेटा यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार किया गया है, सांप्रदायिक निर्वाचन। इसी में बेटा यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार किया गया है। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। 14 विशेष निर्वाचन में से बेटा सांप्रदायिक निर्वाचन, और 13 होगा बेटा सामान्य निर्वाचन, सामान्य निर्वाचन, ठीक है ना। यही इस एक्ट का बेटा सबसे, ठीक है, विवादास्पद प्रावधान था। और इतना विवादास्पद था, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल से चर्चा करूंगा। कितना विवादास्पद था, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा इसे, ठीक है। तो केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 16 है, ठीक है, ठीक है, 10 से बढ़ाकर 16 है, ठीक है, ध्यान रखना। 10 से बढ़ाकर 16 किस में हुई? 1892 में। 10 कब थी बेटा? 10 थी 1861 के परिषद अधिनियम में, 10 थी। 10 से बढ़ाकर 16 हुई 92 में। 16 से बढ़ाकर 60 हुई 1909 के परिषद अधिनियम में। 1909 के परिषद अधिनियम में ये संख्या बढ़ाकर बेटा 60 हो गई। 60 में से 33 जिनका मनोनयन होगा, इसमें से 28 शासकीय मनोनीत, 5 गैर सरकारी मनोनीत और 27 निर्वाचित होंगे। इन 27 निर्वाचित में से 14 का विशेष निर्वाचन होगा, जहां पर सांप्रदायिक निर्वाचन को भी स्वीकार किया गया। 13 का सामान्य निर्वाचन होगा। अब इन 14 विशेष निर्वाचन में से 6 मुस्लिम होंगे, ठीक है, 6 जमींदार होंगे और 2 व्यवसायी होंगे। व्यवसायी होंगे मतलब धार्मिक दृष्टि से तो, ठीक है ना, धार्मिक दृष्टि से तो विशेष निर्वाचन था ही था। धार्मिक दृष्टि से तो बेटा विशेष निर्वाचन था ही था, लेकिन धार्मिक दृष्टि के साथ साथ, ठीक है, मैं बोल सकता हूं बेटा कि व्यवसायिक दृष्टि से भी ये विशेष निर्वाचन था, अर्थात वर्ग की दृष्टि से भी विशेष निर्वाचन था। जमींदारों को और व्यवसायियों को स्पेशल बेटा इसमें, ठीक है ना, विशेष निर्वाचन दिया गया था। अब ये सांप्रदायिक निर्वाचन क्या है, इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसे समझ लेता हूं, ठीक है, कुछ चीजों को। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर है। तो हम लोग अभी इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं 1892 के परिषद अधिनियम से, ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी आपकी। अच्छा, अब 1892 के परिषद अधिनियम में वायसराय की कार्यकारिणी पर आते हैं। वायसराय की कार्यकारिणी, तो वायसराय की कार्यकारिणी में बेटा अब तक, ठीक है ना, कितने सदस्य हो चुके हैं? 6। कितने सदस्य हो चुके हैं? 6। 1892 में वायसराय की कार्यकारिणी में अब तक सदस्यों की संख्या 6 हो चुकी है, और एक भी सदस्य इनमें से भारतीय नहीं है। लेकिन बेटा अब पहली बार एक सदस्य भारतीय होगा, ऐसा बोला गया, एक सदस्य भारतीय होगा। वायसराय की कार्यकारिणी में एक सदस्य भारतीय होंगे, और वो बेटा पहले सदस्य जो भारतीय थे वो थे आपके एसपी सिन्हा साहब, एसपी सिन्हा, ठीक है बेटा। तो जो एक सदस्य भारतीय होंगे वो कौन थे? एसपी सिन्हा। साथ ही साथ बेटा ये कौन है? वायसराय की कार्यकारिणी। तो वायसराय की कार्यकारिणी में बेटा, ठीक है ना, एक सदस्य भारतीय, और ना केवल बेटा एक सदस्य भारतीय वायसराय की कार्यकारिणी में होगा, बल्कि बेटा जो प्रांतीय वायसराय की जो कारिणी है, प्रांतीय वायसरायों की जो कार्यकारिणी हैं, जो काउंसिल्स हैं, ठीक है बेटा, उनमें भी एक सदस्य भारतीय नियुक्त किए जाएंगे, उनमें भी एक सदस्य भारतीय नियुक्त किए जाएंगे। अच्छा, ठीक है, ये बात क्लियर कर लो बेटा आप लोग अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूरा नाम पूछ लिया जाए एसपी सिन्हा का, तो एसपी सिन्हा का पूरा नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा का पूरा नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ध्यान रखना, ठीक है। तो वायसराय की कार्यकारिणी में, ठीक है, 6 सदस्य होते थे 1892 में, 1892 में 6 सदस्य। अब बेटा 1909 में, ठीक है ना, एक अतिरिक्त सदस्य और जोड़ा गया, और साथ ही साथ एक सदस्य उनमें भारतीय होंगे, और वो भारतीय पहले सदस्य जो वायसराय की कार्यकारिणी में जोड़े गए। इतना पूछा जाता है, इतना पूछा जाता है बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा। वो कौन थे? वो एसपी सिन्हा थे। इस बात को आप लोग क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल अपने दिमाग में इसको डाल लीजिए, ठीक है बेटा। अच्छा, अब भारत राज्य सचिव,
ये जो भारत राज्य सचिव की परिषद में 15 सदस्य होते थे, ठीक है, अब इन बेटा 15 सदस्य में से 2 सदस्य होंगे भारतीय। भारत राज्य सचिव की जो परिषद थी, ठीक है, परिषद, इसमें बेटा परिषद में 2 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई, 2 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई। इनके भी नाम पूछे जाते हैं। 2 भारतीय सदस्य कौन कौन थे बेटा? तो ये 2 भारतीय सदस्य थे आपके, पहले थे केसी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो ये 2 सदस्य भारतीय होने थे, कौन कौन? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये बेटा भारत राज्य परिषद में 2 भारतीय सदस्य थे जिनको नियुक्ति दी गई। भारत राज्य परिषद में 2 भारतीय सदस्य थे जिनको नियुक्ति दी गई, ठीक है, कौन कौन से? एक केसी गुप्ता और दूसरे सैयद हुसैन बिलग्रामी। एक सदस्य बेटा वायसराय की कार्यकारिणी में भी शामिल किए गए भारतीय, जिनका नाम था SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस बात को ध्यान रख लीजिए, SP सिन्हा साहब, ठीक है बेटा। चलिए, अब ये हम बेटा बात कर चुके। अब सांप्रदायिक निर्वाचन क्या? सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब है कि मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए मत केवल मुस्लिम मतदाता ही देगा। बात करिए, मतलब निर्वाचन के जो अधिकार होते हैं, निर्वाचन के अधिकारों को सीमित कर दिया जाना, ठीक है ना। जन सामान्य को किसी भी व्यक्ति के लिए, जैसे कोई भी बेटा मान लीजिए मैंने कह दिया कि ये मुस्लिम आरक्षित सीट है, तो मुस्लिम आरक्षित सीट पे मुस्लिम मतदाता तो खड़ा होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ, ठीक है बेटा, मुस्लिम आरक्षित सीट पर बेटा मान लीजिए मैंने बोल दिया ये सांप्रदायिक सीट है। मैं आपको इस तरह से समझाता हूं, जैसे मान लीजिए कि वर्तमान में कोई विधानसभा सीट है और वो विधानसभा सीट यदि सांप्रदायिक सीट है, उस सांप्रदायिक सीट पर अमुक व्यक्ति, अभी वर्तमान में तो बेटा ये नहीं है इस तरह का निर्वाचन, लेकिन उस समय निर्वाचन हुआ करता था और 1909 के भारत परिषद अधिनियम से ही ये एक ऐसा निर्वाचन बनकर आया था जिसने भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत बड़ी खाई पैदा की। बात समझ में आ रही? बहुत बड़ी खाई पैदा की। और इस एक्ट को लाए जाने के कारणों की भी मैं बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा कि इस एक्ट को लाए जाने के कारण क्या थे, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैंने इसके प्रावधान पर इसलिए जोर डाला कि ताकि आप बेटा इस अधिनियम को 1892 के परिषद के अधिनियम से कनेक्ट कर पाएं। अब देखो, समझो क्या था कि किसी भी सीट को रिजर्व करके मुस्लिम कैंडिडेट के लिए, और उस सीट पर, ठीक है, जो भी चुनाव होगा, जो मतदाता, तो वो मतदाता उसी धर्म से आएंगे। मतलब एक धर्म विशेष के मतदाताओं के द्वारा ही एक धर्म विशेष के व्यक्ति को चुना जाना, इसी को सांप्रदायिक निर्वाचन कहते हैं। और पहली बार भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत बेटा 1909 के भारत परिषद अधिनियम में हुई, जिसकी आलोचना KM मुंशी साहब ने, गांधी जी ने और तत्कालीन जितने भी भारतीय राजनेता थे सभी ने की। और इनफैक्ट बेटा जब ये अधिनियम, ठीक है ना, ब्रिटेन की संसद से पारित हो रहा था, तो उस समय तत्कालीन भारत राज्य सचिव मार्ले ने मिंटो को एक पत्र लिखा कि हम भारत में एक ऐसा विषैला बीज बो रहे हैं जिसका फल अवश्य ही जहरीला होगा और बहुत ही ज्यादा कष्टकारी होगा भारतीयों के लिए। आप इस बात को समझ लीजिए कि हम भारत में एक ऐसा विषैला बीज बो रहे हैं जिसका फल अवश्य ही काफी विषैला होगा, कष्टकारी होगा, जहरीला होगा। ऐसा बीज जिसका फल, ठीक है, बहुत ही ज्यादा विषैला होगा। ये मार्ले मिंटो को लिखता है, इस बात को ध्यान रखना। और KM मुंशी ने, ठीक है, इस अधिनियम के अगेंस्ट बोला कि इस अधिनियम ने भारत में उभरते हुए प्रजातंत्र का गला घोट दिया, हत्या कर दी जो प्रजातंत्र भारत में उभर रहा था। तो कुल मिला के बेटा इस बात को समझना है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं कि क्या क्या प्रावधान थे, ठीक है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 10, 1892 में सदस्यों की संख्या बढ़कर हो गई 16, 1909 में ये सदस्यों की संख्या बढ़कर हो गई 60। इन 60 सदस्यों में से 27 होंगे निर्वाचित। इन 27 निर्वाचित में 14 का होगा विशेष निर्वाचन। 2 निर्वाचन ऐसे हैं जो कि क्लास के आधार पर हैं, एक ऐसा है जो धर्म के आधार पर है, ठीक है, और वो मुस्लिमों के लिए है जहां पर उनके लिए 6 सीट निर्धारित कर दी गई हैं। 13 सामान्य निर्वाचन है। स्वाभाविक सी बात है, इससे बेटा, ठीक है, इससे उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रयास किया। हिंदुओं को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। उनको दिक्कत ये थी कि अगर आपको, ठीक है ना, सांप्रदायिक निर्वाचन मुसलमानों के लिए ही देना था तो सिखों के लिए भी देते, ठीक है ना, और भी बाकी के अन्य वर्गों के लिए देते, अन्य धर्म के लोगों के लिए देते। लेकिन इससे कहीं ना कहीं उनके अधिकारों में वृद्धि मुसलमानों के ये नहीं हुई, ठीक है ना। तो यही तुष्टीकरण है कि अधिकारों की वृद्धि होगी ऐसी बात तो करना, लेकिन वास्तव में अधिकारों में वृद्धि नहीं होने देना, ठीक है। तो कुल मिला के इसी को सांप्रदायिक निर्वाचन कहेंगे। और बेटा आगे तो इस सांप्रदायिक निर्वाचन को और भी बढ़ा दिया गया, इससे और भी ज्यादा, ठीक ना, दिक्कतें पैदा हो गई। तो उन सारी दिक्कतों की चर्चा करेंगे। इसके बाद बेटा इसमें 33 मनोनीत थे। 33 मनोनीत में से 28 मनोनीत ऐसे होंगे जो शासकीय होंगे, जो राजकीय पदों पर होंगे। 5 गैर सरकारी मनोनीत होने थे इसमें,
ठीक है ना। प्रांतीय वायसराय की कार्यकारिणी में एक सदस्य भारतीय और केंद्रीय वायसराय की कार्यकारिणी में एक सदस्य भारतीय, और वो पहले भारतीय सदस्य थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा बहुत अच्छे से, फिर मैं इसे मिटाता हूं। ले लिया होगा, चलो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहां समझो। जब मैं बात करूंगा, ठीक है ना, आप लोगों से ये सारी बात मैंने चर्चा कर ली आप लोगों के लिए, और ये सब मैंने आपको बता दिया कि इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन क्या था, ये क्या था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। चलिए अब मैं बात करूंगा कि 1861 का जो परिषद अधिनियम था। देखो बेटा, मैं आपको कंपैरिजन करा के चल रहा हूँ, ठीक है ना। और कंपैरिजन क्यों करा के चल रहा हूँ, इसलिए ताकि बेटा आप कनेक्ट कर सको, आपको रटना ना पड़े। और आप ये तो देख ही रहे होंगे कि आपको कोई भी चीज़, कोई भी विषय वस्तु आपको रटनी नहीं पड़ रही होगी, ठीक है ना। आप लोग बहुत अच्छे से उसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो देखिए ये समझो, 1861 के परिषद अधिनियम में, ठीक है, जो 1861 का परिषद अधिनियम था, उसमें आपको बेटा देखो बजट प्रस्तुत किया गया। उसमें किया गया कि नहीं, बजट प्रस्तुत किया गया, ठीक है, किया गया। 1892 का जो परिषद अधिनियम था, ठीक है, उस पर बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन साथ ही साथ, ठीक है ना, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं, साथ ही साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं, और दूसरा मत विभाजन का अधिकार नहीं, मत विभाजन का अधिकार नहीं। अधिकार नहीं, ठीक है। 1892 के परिषद अधिनियम में यह बात ध्यान रखना आप लोग बहुत अच्छे से कि बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, ठीक है, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं और मत विभाजन का अधिकार नहीं। लेकिन 1909 में बेटा यहां, ठीक है ना, अधिकारों में थोड़ी सी वृद्धि हुई। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम आया, उसमें स्वाभाविक है कि इनमें वृद्धि की गई। किस तरह से की गई, इस बात को आप लोग समझिए, ठीक है। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, पूछने का अधिकार दिया गया। सबसे बड़ी बात तो यही थी, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। और जो सार्वजनिक, ठीक है ना, हित के फैसले होंगे, सार्वजनिक हित के मामले होंगे, ठीक है ना, वहां पर मत विभाजन का अधिकार भी मिला, मत विभाजन का अधिकार भी मिला। सार्वजनिक हित के मामलों में मत विभाजन का अधिकार भी दे दिया गया। तो कुल मिला के ये एक बहुत प्रमुख प्रावधान था, ठीक है, इस अधिनियम का। तो इस अधिनियम के कुछ मोटे मोटे प्रावधान थे, लेकिन इस अधिनियम को लाए जाने के पीछे यदि मैं कारणों की चर्चा करूं तो कारण बड़े स्पष्ट थे कि एक ऐसा अधिनियम क्यों लाया गया जिससे भारत में सांप्रदायिक विद्वेष पैदा हो, जिससे हिंदू और मुस्लिमों के बीच में खाई पैदा हो। और खुद मार्ले मिंटो को लिख रहा है कि मैं भारत में एक ऐसा विषैला बीज बोने जा रहा हूं जिसका फल अवश्य ही जहरीला होगा। तो आखिर इसको लाए जाने के कारण क्या थे? तो आइए हम बेटा कारणों की चर्चा कर लेते हैं कि कारण क्या थे। देखो, सबसे पहला कारण यह था कि 1906 में एक सूरत में अधिवेशन हुआ, 1907 में एक सूरत अधिवेशन हुआ बेटा। सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन था, ये कांग्रेस का अधिवेशन था सूरत में 1907 में। और इस अधिवेशन में बेटा 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्टतः दो अलग अलग विचारधाराओं में बट गया, उदारवाद और उग्रवाद।
हालांकि ये विचारधारा कांग्रेस के भीतर कांग्रेस की स्थापना से ही थी, लेकिन इनके बीच में उदारवाद और उग्रवाद के बीच में मैं बोल सकता हूं कि दरार पैदा हो गई, दरार पैदा हुई। ठीक है, और ये दरार पैदा हुई थी, ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता को लेकर। इस अधिवेशन की अध्यक्षता उग्रवादी चाह रहे थे कि उन्हें मिले, ठीक है, लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता उग्रवादियों को ना देकर, ठीक है ना, उदारवादियों ने इसे दे दी रास बिहारी घोष को। और जब इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष को दी गई तो कहीं ना कहीं इससे दिक्कतें पैदा हो गई, और यही इस अधिवेशन में, ठीक है ना, उदारवाद और उग्रवाद की फूट का एक प्रमुख कारण बना। तो उदारवाद और उग्रवाद में दरार पैदा हो गई, या फिर मैं बोल सकता हूं बेटा इनमें फूट पड़ गई, फूट पड़ गई। और इस फूट का अंग्रेजों ने लाभ उठाना चाहा। ठीक है, तो पहला कारण था कि उदारवाद तथा उग्रवाद की फूट का लाभ उठाना, उदारवाद तथा उग्रवाद की फूट का लाभ उठाना, यह पहला प्रमुख कारण बना इस, ठीक है ना, अधिनियम को लाने का। दूसरा, 1906 में एक संस्था बनी है जिसका नाम है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना हुई है, और मुस्लिम लीग के सहयोग से अंग्रेजों ने मुसलमानों के तुष्टीकरण की बात कही है। मुसलमानों के तुष्टीकरण को करने के लिए यह अधिनियम तैयार किया। ठीक ना, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को भरोसे में रखा कि अंग्रेज जो भी आपके लिए करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, आपके हित में करेंगे। बात समझ में आ रही है? और कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग का एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर मुसलमानों को यह दिखाने का प्रयास किया कि वह मुसलमानों के शुभचिंतक है और उनके अधिकारों में वृद्धि करना चाहते हैं। ठीक ना, और इसी समय सर सैयद अहमद खां जैसे ऐसे कई मध्यम शिक्षित वर्ग के व्यक्ति उभर रहे थे जो मुसलमानों से कह रहे थे कि अगर, ठीक है ना, आपको शिक्षित होना है तो अंग्रेजी शिक्षा को मानना पड़ेगा, अंग्रेजों की नौकरी करनी है तो अंग्रेजी शिक्षा आपको पढ़नी पड़ेगी, और अंग्रेजी ही हैं जो वास्तव में अधिकार दिला सकते हैं और हमारा विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने अपने विश्वास में रखकर मुसलमानों को अपने पक्ष में करने की बात कही, जिससे कि 1857 के विद्रोह की जैसी गलतियों को दोबारा अंग्रेज ना दोहरा सकें। अर्थात किसी एक वर्ग को जब वे अपने वश में कर लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो एकता थी, जो एकता सदियों से विशेषता रही, वो विशेषता बेटा खत्म हो जाती। और अगर अंग्रेजों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई क्रांति या कोई संघर्ष होता भी तो उसमें केवल हिंदू ही भाग लेते। अर्थात उस आंदोलन को, उस संघर्ष को कमज़ोर करने के लिए और साथ ही साथ हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डालने के लिए, जिससे कि अंग्रेज निश्चिंत होकर राज कर पाएं, इसी कारण अंग्रेजों ने इस प्रकार की इस चाल को चला। तो ये बड़ा, ठीक है, फूट डालो और राज करो की नीति, यही अंग्रेजों की वास्तविक पॉलिसी थी। तो इस बात को आप बहुत समझ लीजिए बेटा अच्छे से कि उदारवाद और उग्रवाद के बीच की जो फूट थी उसका लाभ उठाना, उस लाभ को उठाने के लिए जो सूरत अधिवेशन में जो फूट पड़ी है, और सूरत अधिवेशन में फूट क्यों पड़ी, मैंने आपको मॉडर्न में जाके भी इसका जवाब दे दिया कि फूट इसलिए पड़ी कि उग्रवादी खुद चाहते थे अध्यक्षता। हालांकि वो अध्यक्षता बेटा पिछले 3 वर्षों से अध्यक्षता चाह रहे थे, मिले 1906 में, ठीक है ना, नहीं मिली तो 1906 में नौरोजी को दे दी। तो नौरोजी बुजुर्ग व्यक्ति थे, सब लोग उनका सम्मान करते थे, उग्रवादी मान गए, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद जब अगली बार, ठीक है, रास बिहारी, ठीक है ना, घोष को दे दी गई इसकी अध्यक्षता, तो कहीं ना कहीं इससे वो जो उग्रवादी थे उद्वेलित हो उठे, ठीक ना, और उन्होंने जो है ना, मैं बोल सकता हूं कि इसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे, आक्रोश में तो थे ही थे, बोलते हैं ना कि विद्रोही उठे, उन्होंने विद्रोह का रास्ता अपना लिया, जिससे कि बेटा फूट पड़ गई, दरार पैदा हो गई। हालांकि समझौता भी हो गया 1916 में, उसको हम लोग मॉडर्न में चर्चा करेंगे। और 1906 में जो स्थापित मुस्लिम लीग है उसके सहयोग से मुसलमानों को तुष्टीकरण करना, ये अंग्रेजों की प्रमुख चाल थी। इसलिए बेटा इस, ठीक है, डिजाइन, इस अधिवेशन की डिजाइन को तैयार किया गया, जिससे कि अंग्रेज भारत में अपने शासन प्रशासन को आगे आने वाले सालों के लिए,
ठीक है ना, मैं बोल सकता हूँ इसे बिल्कुल संतुष्ट कर सकें, ठीक है ना, और बिल्कुल क्लियर कर सकें कि कोई रोक टोक नहीं है। अब हम आगे भारत में जितने भी सालों तक चाहें उतने सालों तक शासन करेंगे, क्योंकि किसी एक वर्ग को अपनी मुट्ठी में लेके उसके अधिकारों की बात कहो, इससे दूसरा वर्ग चिढ़ेगा, दूसरे वर्ग को लगेगा कि पहले वाले वर्ग को ज़्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, दोनों के बीच में वैमनस्य पैदा हो जाएंगे और इसी वैमनस्य से अंग्रेज भारत में सालों साल राज करते रहेंगे। तो कुल मिला के मैंने आपको बहुत समझा दिया। अच्छा, अब एक और पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछा गया है पिछले कई सालों में, कि इस 1909 के भारत परिषद अधिनियम को बनाने में, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे समझाऊंगा। ले लिया होगा आपने, चलिए। ठीक है, इस 1909 के भारत परिषद अधिनियम को बनाने में एक भारतीय प्रमुख उदारवादी नेता हैं जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो 1892 के, ठीक है ना, परिषद अधिनियम से जिनको विधान परिषद में चुना गया है उनका सहयोग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के सहयोग से, ठीक है ना, सहयोग माना जाता है इस अधिनियम को बनाने में। तो कहीं ना कहीं यह तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब पर एक प्रश्न चिन्ह है कि उन्होंने इस तरह के सांप्रदायिक निर्वाचन के अधिकार को क्यों स्वीकार किया, जिससे कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में खाई पैदा होती, जहाँ पर मुसलमानों को तुष्टिकरण करने का प्रयास किया गया, उनको अधिकार देने की तो बात की गई लेकिन वास्तव में उनको कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। और अगर दिया भी गया तो टोटल विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 60, और 60 में से अगर 6 सदस्य मुस्लिम भी होंगे तो यहाँ से मुसलमानों का क्या बहुमत हो गया, क्या उनको उनके अधिकार मिल जाएंगे? अगर मान लीजिए 6 के 6 मुस्लिम्स अगर एक ही पक्ष में वोट दें तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला। तो इसी को कहते हैं खामखा अधिकारों की बात करना, लेकिन वास्तव में उन्हें अधिकार देना नहीं। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। तो 1909 का यदि भारत परिषद अधिनियम को एक बार बेटा मोटा मोटा मैं इसका रिवीजन करूं तो इसके क्या क्या प्रावधान थे, कारण मैंने बता दिए। उदारवाद और उग्रवाद के बीच में फूट पड़ी, सूरत फूट जिसको बोलते हैं 1907 सूरत फूट, और सूरत फूट का बेटा लाभ उठाना, और साथ ही साथ 1906 में जो मुस्लिम लीग स्थापित थी उसके सहयोग से मुसलमानों को तुष्टिकरण करना, और इस एक्ट को बनाए जाने में गोपाल कृष्ण गोखले का सहयोग माना जाता है। चलिए, अब मैं प्रावधानों के बारे में बात करूंगा एक बार फिर से बेटा, ठीक है, रिवीजन कर देता हूं आप लोगों के लिए कि इस एक्ट के क्या क्या प्रावधान थे। चलिए, तो इसके प्रावधानों को समझते हैं। 1 मिनट का मुझे समय दीजिए आप लोग, मैं पानी पी लूं। चलो, तो प्रावधानों की बात कर रहे थे बेटा। तो प्रावधानों की अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय विधान परिषद में, जो केंद्रीय विधान परिषद था, केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, ठीक है ना। इन 60 में से बेटा 33 मनोनीत होने थे, ठीक है ना। 27 निर्वाचित होने थे, ठीक है। निर्वाचित सदस्यों में बेटा 2 तरह का निर्वाचन था। 14 सदस्य विशेष निर्वाचित होने थे, जहां पर सांप्रदायिक निर्वाचन था, विशेष निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन था। 13 सदस्य, ठीक है, सामान्य निर्वाचन होना था, इनका सामान्य निर्वाचन होना था। 33 मनोनीत में से भी आंकड़े हैं 28 ऐसे हैं जो शासकीय मनोनीत हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी होंगे, सरकार से संबंधित पदों को धारण करते होंगे, और 5 गैर सरकारी मनोनीत हैं, गैर सरकारी मनोनीत हैं, ठीक है। इस बात को क्लियर कर लो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वायसराय की कार्यकारिणी का भी, ठीक है ना, मैं मिटा देता हूं क्योंकि प्रावधान आपके क्लियर है, मैं तो आपके लिए रिवीजन करवा रहा हूं। इसके बाद बेटा वायसराय की कार्यकारिणी का भी विस्तार किया गया, ठीक है ना, और मैं लिख देता हूं वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार, वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार, ठीक है ना। पहली बार एक भारतीय सदस्य, एक सदस्य भारतीय इस कार्यकारिणी में शामिल किया गया, वो थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। और साथ ही साथ जो राज्य
ठीक है ना। भारत राज्य सचिव की जो परिषद थी उसमें भी 2 भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था। मैंने आपको बताया था केसी गुप्ता और, ठीक है, सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है बेटा, तो इन 2 को आप लोग याद कर दीजिए, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये फैक्ट है बेटा, और ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, इस पे आप लोग बेटा जब अपने नोट्स बनाओ तो आप लोग इस पे स्टार बना लेना, स्टार। ये पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में और पूछा जाता रहेगा आगे तक। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए, इसके बाद और क्या क्या था बेटा इसके, तो अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। ठीक है ना। अच्छा, मैं सीधा से लिख दूं तो परिषद के सदस्यों को अधिक अधिकार मिले, परिषद के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि, अधिकारों में वृद्धि, मैं ऐसा बोल सकता हूं। ठीक है, कुल मिला के बेटा ये प्रमुख और महत्वपूर्ण प्रावधान थे 1909 के भारत शासन अधिनियम के। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आनंद आया होगा आपको। ठीक है ना। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पहली तो मैंने आपको बता दी इस एक्ट से संबंधित, और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, तो इसे मैं मिटा देता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको दूसरी महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि बेटा ये संवैधानिक विकास का जो पूरा इतिहास है इसे मैं आपके यूट्यूब चैनल पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, संवैधानिक विकास के इतिहास को मैं आपके यूट्यूब चैनल पर पढ़ाऊंगा। जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। ठीक है ना, अपने तक ही सीमित मत रखो। जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं उनमें भी इसको शेयर करो बेटा, इसके लिंक को। बच्चों को कम से कम बताओ कि ये चीज़ रटने वाली नहीं होती, ये समझने वाली होती हैं, इनमें कॉन्सेप्ट होते हैं और ये कुछ भी नहीं होता, ये हुआ नहीं है, ये बड़ा सिंपल है। ठीक, अच्छे से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छे से एक बार वीडियो को देख लिया और एक बार उसके नोट्स बना लिए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो एक क्वेश्चन यहाँ से बेटा अलग कर दे। क्लियर है, यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुमसे क्वेश्चन बनेगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आपको पॉलिटी का पेड बैच ज्वाइन करना है तो 8218758574 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है ना, अपना नाम और ज्वाइन पॉलिटी बैच। ठीक है बेटा, इस तरह से। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन, अच्छा अब तीसरी हो गई। तीसरी ये है बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ो, मन से पढ़ो। ठीक है ना, और नोट्स बनाओ, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और संवैधानिक विकास के इतिहास के साथ साथ बेटा, ठीक है ना, संविधान के और जितने भी पहलू हैं उनमें से 2-3 पहलुओं को जरूर मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा यूट्यूब पर, लेकिन बाकी का जो पूरा बैच होगा वो आपका पेड होगा। ठीक है, तो यही आपको बताना था। इसके बाद फिर हम बात करेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब जो बेटा नेक्स्ट आएगा वो नेक्स्ट आएगा आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 9 सही बनाता हूं, 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब देखो बेटा, इसे शासन अधिनियम बोला गया है ना, बात को समझो, इसे शासन अधिनियम बोला गया है। तो अगर इसे शासन अधिनियम बोला गया है तो स्वाभाविक सी बात है बेटा, ठीक है ना, परिषदों की अपेक्षा इसमें थोड़े से ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे, इसमें कार्यपालिका के अधिकारों को थोड़ा विस्तृत कर दिया जाएगा। तो उन्हीं अधिकारों की बात करेंगे, ठीक है ना, इस अधिनियम में 1919 के भारत शासन अधिनियम में, और उससे संबंधित सभी पहलुओं की जांच करेंगे। तो फिलहाल बेटा मैं आप लोगों से विदा लेता हूं आज के इस लेक्चर में। बाकी का आप लोगों का दिन शुभ हो, स्वस्थ रहिए बेटा, मस्त रहिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, एक एक लेक्चर को फॉलो कीजिए शुरुआत से। ठीक है।